हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगर। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। आइए दोस्तों, बात करते हैं दिसंबर मंथ के थर्ड वीक के करंट के बारे में, जहां पर हम 18th ऑफ दिसंबर से 24th ऑफ दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं कवर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सीयूईटी एग्जाम्स के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट करंट, जैसे कि आप देख रहे हैं, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस। पहली बात तो समझिए, पेमेंट एग्रीगेटर कौन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमेजोन पर शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं, है ना। अब आप एक बार ऐड टू कार्ट तो कर लेते हैं, मगर जब आप प्रोसीड करते हैं चेकआउट के लिए, तब वो आपसे पेमेंट के ऑप्शन मांगता है ना। और आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपको यूपीआई से पेमेंट करना है, वो भी कर सकते हैं। आप कैश ऑन डिलीवरी से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक आपके पास ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, मतलब यू कैन पे ऑन ईएमआई ऑल्सो। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस पेमेंट के एक मर्चेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल करवाने का काम होता है पेमेंट एग्रीगेटर का। ठीक है। तो पेमेंट एग्रीगेटर का काम क्या है कि कस्टमर से पेमेंट किसी तरीके से मर्चेंट के अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाए। कस्टमर कोई भी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यूज करता हो, उससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। मतलब कोई भी अगर वो ऑप्शन यूज करता हो तो वो करे, बट वो पेमेंट करके ही चेकआउट करे, अगर वो सही में एक जेन्युइन बायर है तो। तो यहाँ पर पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस की बात हो रही है। देखिए, वैसे तो इंडिया में पेमेंट एग्रीगेटर के लिए काम करने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं। कैश फ्री पेमेंट्स है, अमेजोन पे है, बिल डेस्क है, अपना एडन इंडिया है। तो बहुत सारी और भी कंपनीज हैं, 41 कंपनीज हैं इन टोटल इंडिया में, जो पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर रही हैं, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की तरह। बट इनमें से चार कंपनीज को ही आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस दिया है। मतलब कंट्री टू कंट्री जो पेमेंट्स होती है ना, जैसे सपोज करो कि फ्रांस के किसी कस्टमर ने इंडिया के किसी मर्चेंट को पेमेंट करना है, तो फ्रांस का कस्टमर तो यहाँ पर अपनी करेंसी में पेमेंट करेगा, और हमको चाहिए इंडियन करेंसी में पेमेंट। तो ये सब चीजें अवेलेबल करवाने के लिए आपके पास पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस होना चाहिए। तो वो क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस जो है वो कैश फ्री पेमेंट को, अमेजोन पे, बिल डेस्क, एडन इंडिया, इन सब कंपनीज को मिला है। चलते हैं सेकंड न्यूज की तरफ। वाइस प्रेसिडेंट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जगदीप धनकर। इन्होंने इनॉग्रेट किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जियो साइंस म्यूजियम इन ग्वालियर। तो जीएसआई यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। तो जियो साइंस म्यूजियम जो है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है। तो ये म्यूजियम जो है ये विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में है। और आपको बता दूं क्या होगा इस म्यूजियम में। तो यहाँ पर बहुत ही रेयर जियोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स, जैसे कि यूनिक आर्टिफैक्ट्स, मिनरल्स, कौन कौन से पत्थर इंडिया के जियोलॉजिकल रिजर्व से आप लोगों को मिलते हैं, तो ये सब चीजें वहां पर दिखाई जाएंगी। तो जनरली एक नॉलेज हब है स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, पब्लिक के लिए। और ये इंडिया की जियोलॉजी के बारे में अवेयरनेस और ज्यादा बेहतर करेगा। इसके बाद इंडिया और श्रीलंका, आपको बता दूं ये श्रीलंका के यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट दिख रहे होंगे। इनका नाम है अनुरा कुमारा दिसायंके। अभी इसी साल प्रेसिडेंट बने हैं, और इसी साल प्रेसिडेंट बनने के बाद ये इंडिया की इनकी पहली यात्रा है। तो सर, जब इंडिया आए तो इंडिया और श्रीलंका ने यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक विजन को अडॉप्ट किया और अपनी पार्टनरशिप को एक्सपेंड करने के बारे में सोचा। ऐसी पार्टनरशिप जो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ और कनेक्टिविटी पर होगी बेस्ड। तो क्या क्या रहा एग्रीमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर मैं आपको बताऊं, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ। ये इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट जो है ये दोनों कंट्रीज के बीच में बायलेटरल ट्रेड जो है ये इसको और प्रमोट करेगा, बहुत सारे एरियाज को कवर करेगा, जैसे गुड्स, सर्विसेज, टेक्निकल बैरियर्स, कस्टम प्रोसीजर्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड व्हाट नॉट। श्रीलंका के बारे में आपको बता दूं, इनकी दो कैपिटल है। लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धने पुराकोट्टे, और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका में करेंसी चलती है श्रीलंकन रुपी, और प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका की हरिनी अमारा सुरैया। हरिनी अमारा सुरैया श्रीलंका में काफी सालों के वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। इनसे पहले श्रीलंका की विमेन प्राइम मिनिस्टर कोई श्री मावो बंदरा नायके हुआ करती थी। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, पेट्रिशिया मुखीम की बात कर रहा हूं मैं। पेट्रिशिया मुखीम और कई सारे लोगों को यहाँ पर उनके उनके पीस बिल्डिंग एफर्ट्स के लिए मतलब ऑनर मिला है। मतलब पीस बिल्डर्स को उनके एक्सेप्शनल कामों के लिए, एक्सेप्शनल वर्क विद विमेन
इन एरियाज ऑफ प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस साउथ एशिया, उसके लिए उनको ऑनर मिला है। तो ये सेरेमनी कौन सी थी जहां पे इनको ऑनर दिया गया है? सेरेमनी का नाम है साहस अवार्ड सेरेमनी। तो साहस अवार्ड सेरेमनी में आपने साउथ एशिया में काम करने वाले 10 पीस बिल्डर्स को ऑनर दिया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ऐसे एरियाज जो मतलब प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे थे, ऐसे एरियाज में उन्होंने वुमेन के साथ काम किया। ठीक है, एक्सेप्शनल काम किया और कोशिश करी यहाँ पर कि महिलाओं का जो मतलब जेंडर इक्वालिटी है ये बनी रहे और पीस जो है ये बना रहे। तो साहस अवार्ड सेरेमनी में इनको अवार्ड दिए गए। साहस अवार्ड सेरेमनी न्यू दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। तो ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी का नाम था विस्कॉम। विस्कॉम का मतलब है विमेन इन सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड पीस। तो किन किन लोगों को यहाँ पर मतलब अवार्ड मिला है? अच्छा, आपको बता दूं, ये विस्कॉम जो है मतलब विमेन इन सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड पीस, ये एक इनिशिएटिव है ऑफ द फाउंडेशन फॉर यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। तो इस फाउंडेशन का ये इनिशिएटिव है जिसको आप विस्कॉम कहते हैं। तो यहाँ पर पेट्रिशिया मुखीम आपको दिख रही होंगी, इनको शीरो ऑफ करेज का अवार्ड मिला है। उसके बाद लक्ष्मी छेत्री, इनको भी शक्ति अवार्ड मिला है। एंड फिर हमारे पास नाम है दीपा पवार, शी ऑल्सो हैज गॉट शक्ति अवार्ड। एंड देन वी हैव उमर उमर हाफिज, इनको चेतना अवार्ड मिला है। तो कई सारे यहाँ पर अवार्ड्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ बेटा। इन टोटल 10 पीस बिल्डर्स को अवार्ड मिला है। यहाँ पे 3 करंट आपको इस स्लाइड में दिख रहे हैं। पहला, गूगल ने प्रीति लोबाना को इंडिया इंडिया का जो गूगल इंडिया है उसका कंट्री मैनेजर और नया वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। इससे पहले, प्रीति लोबाना से पहले इस पोस्ट पर संजय गुप्ता जी हुआ करते थे। इंडिया में 18 दिसंबर को इंटरनेशनल, सॉरी, वर्ल्ड में 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे और माइनॉरिटीज राइट्स डे इन इंडिया। इंडिया में तो माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है इस दिन, और वर्ल्ड में इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे आप सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मनसुख मांडविया दिख रहे होंगे साइकिलिंग करते हुए। तो मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया साइकिलिंग मूवमेंट की स्टार्टिंग करी। मनसुख मांडविया कौन है? यूनियन मिनिस्टर है ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो उन्होंने फिट इंडिया साइकिलिंग मूवमेंट स्टार्ट किया एट द मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। आपको बता दूं, इस इवेंट में तकरीबन मतलब ये इवेंट दिल्ली के साथ साथ इंडिया भर के 1000 लोकेशंस पर मतलब इसको स्टार्ट किया गया। और जनरली है क्या इस इवेंट का काम? तो फिटनेस को प्रमोट करना, पोल्यूशन से लड़ना, एक हेल्दियर और एक डेवलप्ड नेशन बनाना। तो ये जनरली मूवमेंट जो है ये एनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को कि एटलीस्ट वो अपने एक हफ्ते में 1 घंटा तो साइकिलिंग को दे। ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है ये बेटा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर आपने मतलब ऑर्गेनाइज किया है, जैसे कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, MY माय भारत इनिशिएटिव, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रीजनल सेंटर्स, खेलो इंडिया सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस अक्रॉस द नेशन। तो कई सारे लोगों ने मिलकर इस कैंपेन को चलाया। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिस इज द 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, जिसको आप 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कह रहे हैं, एंड द आरोग्य एक्सपो। तो 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो दोनों को यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया देहरादून में। और आपको बता दूं, बहुत ही पिवोटल इवेंट रहा ये आयुर्वेद और डिजिटल हेल्थ के लिए। इस पूरे की पूरी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली बॉडी का नाम है वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन, जो कि विजनाना भारती का इनिशिएटिव है। ठीक है जी। तो 5500 से ज्यादा इंडियन डेलीगेट्स, 350 से ज्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स फ्रॉम 54 कंट्रीज वो इस इवेंट में आए। ये इवेंट 4 दिन तक चला। तो 150 साइंटिफिक सेशंस यहाँ पर रहे, 13 एसोसिएट इवेंट्स रहे, कुछ प्लेनरी सेशंस रहे, कुछ टेक्निकल सेशंस और पैनल डिस्कशन रहा। तो इस वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का थीम रहा डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा परस्पेक्टिव। कहाँ पर हूं मैं? आपको यहाँ पर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी दिख जाएंगे, पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद ये न्यूज आपने बहुत सुनी होगी शायद, रशिया जो है वो इंडिया को शायद वीजा फ्री एंट्री दे सकता है। अभी तक इन वर्ल्ड 62 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री देती हैं। तो हो सकता है जो इंडिया और रशिया के बीच में जून 2024 में डिस्कशन हुआ, तो आने वाले कुछ महीनों में जो वीजा रिलैक्स जो फॉर्मेलिटीज है वो इंडियंस के लिए शायद यहाँ पे रिलैक्स कर दी जाए। तो अभी इंडियन विजिटर्स को वीजा चाहिए होता है बेस्ड अपॉन देयर ट्रेवल पर्पस। उनको बताना होता है कि वो टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, बिजनेस, ह्यूमैनिटेरियन, प्राइवेट वर्क या स्टूडेंट कैटेगरी में जा रहे हैं। तो इंडियन
जो टूरिस्ट है विच आर गोइंग टू रशिया काफी सालों से बढ़ रहे हैं। खास करके इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 कहा जाता है 28,500 टूरिस्ट जो थे उन्होंने मॉस्को को विजिट किया, जो कि 2023 के मुकाबले 2024 में ये विजिटर्स 5 गुना ज्यादा थे। तो ऑफ कोर्स जिस कंट्री से विजिटर्स ज्यादा आ रहे हैं तो उनके लिए आप क्यों ही वीजा रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे रख रहे हैं। रशिया की बात करें तो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस सॉरी मिशुस्तिन मिखाइल मिशुस्तिन, कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। 16 कॉन्फ्रेंस हुआ है अभी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये क्या है, ये संस्था बेटा आपको बता दूं, ये जर्मनी के शहर बॉन में यहाँ पे हेडक्वार्टर है, और इब्राहिम थियाव इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है। ठीक है, तो इस जनरली संस्था का काम ये होता है कि दुनिया भर में कोई भी ऐसी परिस्थितियों को ना पैदा होने देना जिसकी वजह से एक अच्छा खासा एरिया जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी पूरा कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का जो 16 कॉन्फ्रेंस है वो सऊदी अरेबिया की कैपिटल इस बार रियाद में हुआ। हालांकि कोई भी बाइंडिंग एग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं हो पाया, मतलब इनकी पार्टीज के बीच में, मतलब मेंबर्स के बीच में कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट तो साइन नहीं हो पाया। बट हाँ, अ, बातचीत बहुत हुई, तो हो सकता है कि 17 कॉन्फ्रेंस में अगले साल कोई बाइंडिंग डॉक्यूमेंट भी डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड साइन हो जाए। इसके बाद आपको ममता बनर्जी यहाँ पर दिख रही होंगी, बंगाल की चीफ मिनिस्टर। इन्होंने बंगलार बंगलार बारी बंगलार बारी नाम की एक स्कीम चलाई है, और ये बंगलार बारी जो स्कीम है ये पुअर को, खास करके रूरल पुअर को, वेस्ट बंगाल के, उनको घर देगी। या तो घर देगी, नहीं तो घर के बदले मतलब घर की फंडिंग के लिए उनको पैसा दिया जाएगा। तो कितना पैसा दिया जाएगा और कितने डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम चल रही है, तो बंगाल के 21 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 42 बेनिफिशियरीज जो है उनको पहली इंस्टॉलमेंट मिल चुकी। आपको बता दूं ममता बनर्जी ने ये स्कीम चलाई, क्यों चलाई? क्योंकि एक बीजेपी गवर्नमेंट की भी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स रिलीज नहीं कर पाई, तो उसी के फेलियर को एड्रेस करने के लिए हम खुद की एक स्कीम ला रहे हैं, बंगलार बारी स्कीम। इसमें 1.2 लाख रुपीस जो है वो हर एक एलिजिबल फैमिली को दिए जाएंगे अपना घर बनाने के लिए। हाँ, एक साथ तो नहीं, इसको 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, तो 60,000 की पहली इंस्टॉलमेंट रहेगी। ये बेनिफिशियरीज हैं जो कि जंगल महल, दार्जिलिंग हिल्स ऐसे एरिया में रह रहे हैं। तो जो जंगल महल और दार्जिलिंग हिल्स में रहने वाले बेनिफिशियरीज हैं उनको 1.2 नहीं, उनको 1.3 लाख रुपीस बंगलार बारी स्कीम के अंतर्गत दिए जाएंगे। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर यहाँ पे आनंद बोस जी है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, और कैपिटल तो हमको बताइए कोलकाता। इसके बाद बात कर रहे हैं बेटा विनीसियस विनीसियस जूनियर। इनको मिला है बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर फॉर 2024 का अवार्ड। इन्होंने अपनी 39 अपीयरेंसेज में 24 गोल्स अभी तक स्कोर करे हैं, और ही इज द फर्स्ट ब्राजीलियन टू विन दिस अवार्ड सिंस 2007। तो 2007 से अभी तक 2024 तक की बात करूं तो ये पहले ब्राजीलियन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। ठीक है जी, इसके बाद आगे बात कर रहे हैं, एंड ही प्लेस फॉर रियल मैड्रिड। इसके बाद एक आईएनएस निर्देशक आपको यहाँ पर दिख रही होगी, शिप है आईएनएस, मतलब एक सर्वे वेसल है, आईएनएस निर्देशक। 18 दिसंबर 2024 को ये नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में खड़ी ये शिप इंडियन नेवी में कमीशन कर दी गई। कमीशन का मतलब होता है कि अब ये इंडियन नेवी को दे दी गई है, तो नाउ इट विल बी यूज्ड बाय द नेवी। तो ये सेरेमनी जो है इसको प्रिसाइड करने यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर श्री संजय सेठ पहुंचे, और जो ये कमांडिंग इन चीफ जो भी फ्लैग ऑफिसर थे, तो वो पूरी सेरेमनी उनके द्वारा होस्ट की गई ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। ये आईएनएस निर्देशक शिप बनाई किसने है, ये सर्वे वेसल बनाया किसने है? तो कोलकाता की एक कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE। तो आईएनएस निर्देशक में 80% के आसपास तो इंडिजिनस कंटेंट लगा हुआ है। मतलब इंडिजिनस कंटेंट का मतलब क्या है कि भारत से ही 80% चीजें हम लोगों ने इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करी है, जो इंडिया की शोइंग ग्रोइंग कैपेसिटी कैपेबिलिटी को दिखाती है कि हम शिप बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में दुनिया में कितना आगे बढ़ चुके हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने कवच बनाया है, इस कवच को कहा जाता है किसान कवच। आपको पता होगा कि जो किसान होते हैं वो यहाँ पे पेस्टिसाइड जो है वो अपनी फील्ड में डालते हैं, और कभी कभार क्या होता है ना कि पेस्टिसाइड उनके स्किन के साथ कांटेक्ट करता है, ब्रेक डाउन होता है, और उनकी स्किन जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और कई बार वो पेस्टिसाइड जो है वो आप लोगों को हार्मफुल बीमारियां दे देते हैं। तो ये सूट
इसका नाम रखा गया है किसान कवच। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड ब्रिक इनस्टेम बैंगलोर ने मिलकर इस एंटी पेस्टिसाइड सूट किसान कवच को डेवलप किया है, जो कि फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेगा हार्मफुल पेस्टिसाइड एक्सपोजर से। तो ये सूट में एक ट्राउजर आपको दिख रहा होगा, एक पुलोवर दिख रहा है, ये पुलोवर्स आपको दिख रहे होंगे, एक फेस कवर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है जी। उसके बाद ये सारी चीजें जो है ये ऑक्सियम सॉरी ऑक्सीमी फैब्रिक से बनाई गई है। ये सारी चीजें ऑक्सीमी फैब्रिक से बनाई गई है। तो जैसे ही कोई पेस्टिसाइड इस ड्रेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो केमिकली जो वो पेस्टिसाइड है वो ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पेस्टिसाइड है वो आपकी बॉडी जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, मतलब वो आपकी स्किन के लिए बेकार हो जाएगा, आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। इंडियन विमेन्स जूनियर हॉकी टीम जो है इन्होंने सक्सेसफुली जूनियर एशिया कप डिफेंड किया। पिछले साल तो हमने जीता ही था, इस बार हमने इसको हम डिफेंडिंग चैंपियन थे, हमने इसको डिफेंड किया सक्सेसफुली। और 3-2 से पेनल्टी शूट आउट में हमने चाइना को हराया। तो फाइनल मैच ओमान के शहर मस्कट में हो रहा था। हमने चाइना को इस बार काफी सारे हॉकी टूर्नामेंट्स में हराया, इसमें से एक इंडियन विमेन जूनियर्स हॉकी टीम के द्वारा खेला गया जूनियर एशिया कप भी है। तो 2023 में भी जैसे कि मैंने बोला, इंडिया ने इस विमेन जूनियर जो एशिया कप है उसको जीता था। तो इस साल हम डिफेंडिंग चैंपियंस थे और हमने अच्छी तरीके से डिफेंड भी किया इसे। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा मुंबई। अच्छा, ये इवेंट जो है, इस इवेंट की वजह से, इस जीत की वजह से आपको बता दूं 2025 में जो विमेन जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होगा ना, उसमें इंडिया ने अपनी जगह बना ली है। तो वी हैव क्वालिफाइड फॉर दैट, वी हैव क्वालिफाइड फॉर विमेन्स जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, जो कि अगले साल चिली में होने वाला है। साउथ अमेरिकन कंट्री है चिली। इसके बाद मुंबई की बात करते हैं बेटा। इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीत ली है। एमपी से इनका मैच हो रहा था। और आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं तो एमपी ने 20 ओवर्स में 174 रन विद लॉस ऑफ 8 विकेट्स बनाए। एमपी की तरफ से टॉप स्कोरर रहे रजत पाटीदार, इन्होंने 81 रन बनाए फ्रॉम 40 बॉल्स। और मुंबई की चेज काफी अच्छी रही, इन्होंने 17.5 ओवर्स में ही चेज कर लिया 174 का स्कोर, 180 स्कोर इन्होंने विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स बनाए। इनकी टीम से टॉप स्कोरर रहे सूर्य कुमार यादव, 48 रन फ्रॉम 35 बॉल्स। और ये मुंबई की दूसरी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है आफ्टर देयर फर्स्ट इन 2022। तो 2022 में मुंबई ने पहली बार ये ट्रॉफी जीती और अब 2024 में ये इनकी दूसरी ट्रॉफी है। इसके बाद बेटा हम लोग 17 ऑफ दिसंबर को इंडिया में पेंशनर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और किसको ऑनर देते हैं हम इसको सेलिब्रेट करते हुए? एक बहुत ही पायनियर फिगर है जिन्होंने पेंशनर्स के राइट्स और डिग्निटी के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। नाम है इनका एस नकारा जी। तो डीएस नकारा जी, इनके इनके इनको ट्रिब्यूट देते हुए हम 17 ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं बेटा पेंशनर्स डे। इसके बाद ये 5 रुपए का सिक्का आप लोगों ने देखा होगा, आरबीआई ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। ये थिकर जो 5 रुपी कॉइन है, इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड, नो नीड टू गो टू बैंक्स टू डिपॉजिट देम। अच्छा, इसको डिसकंटिन्यू करने के पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये एक सिक्का 4 से 5 ब्लेड्स को प्रोड्यूस कर सकता था, इलीगल ब्लेड्स को। तो इलीगल ब्लेड बिजनेस बहुत हो रहा था इस सिक्के की वजह से। तो इसको लोग मेल्ट करके इससे ब्लेड बना ले रहे, जिसकी वजह से इलीगल ब्लेड ट्रेड हो रहा था। तो काफी कुछ सोचा आरबीआई ने, उसके बाद इसको जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। जबकि आरबीआई सिक्के नहीं छापता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सिक्के छापने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, फिनेंस डिपार्टमेंट ये सिक्के छापता है। तो पर्टिकुलर जो सिक्के चल रहे हैं आजकल, वो छोटे, वो पतले वाले सिक्के जो थोड़े से गोल्डन कलर के हैं, ब्रास कॉइन्स जो है, वो तो सर्कुलेशन में रहेंगे। बट ये जो थिकर कॉइन है, नाउ दे हैव बीन लाइक बिकॉज ऑफ देयर मिसयूज दे हैव बीन डिसकंटिन्यूड बाय आरबीआई। इसके बाद आपको बता दूं, रेमिटेंसेस रेमिटेंसेस में इंडिया लाइक टॉप रेसिपिएंट रहा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। अब रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस होता है जितने इंडियंस जो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, जो वो काम करके जो पैसा भेजते हैं ना इंडिया में अपनी फैमिली को, तो जो इंडिया में रह रही उनकी फैमिली जो पैसा रिसीव करती है फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, इसको रेमिटेंस कहते हैं हम लोग इंडिया में। रेमिटेंस के ऊपर सरकार वैसे कोई टैक्स नहीं लेती है। तो आप यहां पर देख लीजिए 2024 में एक एस्टिमेटेड इनफ्लो यहां पर वर्ल्ड बैंक ने बताया कि इंडिया को 2024 के एंड तक 129 बिलियन डॉलर मिल जाएगा, जो कि किसी भी कंट्री से बहुत ज्यादा है। तो इंडिया पिछले साल भी दुनिया का लार्जेस्ट, मतलब काफी सालों से हम लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीव करने वाली कंट्री रहे हैं।
इस साल भी हम लोग रहने वाले हैं। हमारे बाद आता है मैक्सिको, फिर चाइना, फिर फिलीपींस, और नंबर 5 पर आता है पाकिस्तान। तो बढ़िया चल रहा है ये। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं बेटा। 1944 वर्ल्ड बैंक बना। वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। 189 कंट्रीज वर्ल्ड बैंक की मेंबर है। अजय बांगा जी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। इसके बाद आगे बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट बैंकिंग और हरून इंडिया लिस्ट फॉर 2024। दे सेलिब्रेट्स इंडियाज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स। तो इंडिया की एक टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर की लिस्ट निकाली। किसने निकाली? दो लोगों ने मिलकर, आईडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट बैंक और हरून इंडिया, इन दोनों ने मिलकर लिस्ट निकाली, जिसमें कुछ टॉप एंटरप्रेन्योर्स के नाम हैं, जैसे राधा कृष्णन दमानी, जो कि डीमार्ट के यहाँ पर ओनर है। और डीमार्ट, आपको पता ही है, टोटल वैल्यूएशन डीमार्ट की 44% बढ़ गई है और अब पहुंच गई है 3.4 लाख करोड़। सेकंड रहे दीपेंद्र गोयल जी, ये जोमेटो के फाउंडर है और रैंक है इनकी सेकंड इस लिस्ट में। टोटल वैल्यूएशन जोमेटो की 190% बढ़कर 2.51 लाख करोड़ हो गई है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे रहे श्री हर्षा मेजेती और नंदन रेड्डी, स्विगी के फाउंडर है यहाँ पर। 1.01 लाख करोड़ की ये कंपनी अब हो गई है। और आपको बता दूं, राइजिंग स्टार लिस्ट में 14th नंबर पे रहे जेप्टो के फाउंडर्स, और ये यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है इस लिस्ट में। जेप्टो आपको पता ही होगा, 259% इनकी कंपनी की टोटल वर्थ में इजाफा हुआ है। 41,800 करोड़ की इनकी कंपनी हो गई है। कैवल्य वोरा और आदित्य पलीचा, 21 और 22 साल के दो लड़के, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है इंडिया टॉप 200 लिस्ट में। कौन? कैवल्य वोरा और आदित्य पलीचा, यहां पर 21-22 ईयर्स ओल्ड, लिस्ट में 14th नंबर पर आते हैं। इसके बाद आपको बता दूं, इंडियन आर्मी के साथ एयरटेल ने पार्टनरशिप करी है और नॉर्थ कश्मीर में अब ये टावर्स लगा रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्थ कश्मीर के, जैसे कि बांदीपुरा, बारामुल्ला, कुपवारा, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी साथ में लगते हैं। वहां पर जो भारतीय एयरटेल है वो कुछ यहाँ पर जो मतलब रिमोट विलेजेस हैं, वहां पे कुछ टावर्स इंस्टॉल कर रहा है ताकि यहाँ पे नेटवर्क सर्विसेज को एनहेंस किया जा सके। और ये टावर इंस्टॉलेशन प्राइम मिनिस्टर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर एक पार्ट है। तो पीएम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये इसी साल चलाया गया था, ये भी आपको बता दूं। तो जनरली क्या है कि अलोंग द बॉर्डर विलेजेस में, इस पीएम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में अलोंग द बॉर्डर विलेजेस को मॉडर्नाइज किया जाता है। ठीक है। तो एयरटेल ने अभी तक 15 मोबाइल टावर्स केरान, मच्छल, तंगधार, गुरेज और उरी जैसे एरिया में इंस्टॉल कर दिए हैं, जिसकी वजह से टेलीकॉम सर्विसेज लोकल्स के लिए और सोल्जर्स के लिए काफी एनहेंस हो गई है। और एक अच्छी चीज एयरटेल के लिए ये पता लगती है कि एयरटेल इज द ओनली प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर जो कि इन सभी चैलेंजिंग टेरेन्स में काम कर रहा है, नॉट जियो, एयरटेल। इसके बाद आगे बात करते हैं अरुण अरुण कपूर की बात करता हूँ। अरुण कपूर जी को भी ऑनर दिया गया है भूटान के किंग के द्वारा। और ना तो केवल ऑनर दिया गया है, तो अरुण कपूर जी को एक टाइटल भी मिला है, दाशो का टाइटल। तो भूटान के किंग है जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक, जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक, इनके द्वारा अरुण कपूर जी को एक अवार्ड मिला और एक टाइटल दिया। तो अवार्ड दिया है एक रेड स्कार्फ, और रेड स्कार्फ को यहाँ पर बोलते हैं बुरा माप। तो रेड स्कार्फ को यहाँ पर बुरा माप जो इन्होंने पहना हुआ आप देख रहे होंगे, बुरा माप, और एक सेरिमोनियल स्वॉर्ड इनको मिला है जो कि इनके हाथों में पकड़ा हुआ है, देख लीजिए। इसको पतंग कहते हैं ये। तो एक सेरिमोनियल स्वॉर्ड पतंग, एक रेड स्कार्फ विच इज कॉल्ड बुरा माप, और इसी के साथ एक टाइटल मिला है दाशो का। आपको बता दूं, ये जनरली टाइटल्स, दाशो जैसे टाइटल सीनियर भूटानी ऑफिशियल्स को दिए जाते हैं। पहली बार, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि दाशो का टाइटल किसी नॉन रेजिडेंट को दिया गया हो, जिसमें अरुण कपूर जी एक है। एक बहुत ही रिनाउंड एजुकेशनिस्ट है और बहुत ही ज्यादा एजुकेशन सेक्टर में कंट्रीब्यूट किया है, स्पेशली इन भूटान, इसलिए उनको ये अवार्ड मिला। इसके बाद आगे बात करता हूँ, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2024 के अनाउंस हो गए हैं। 21 राइटर्स और पोइट्स को अक्रॉस वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस के लिए ऑनर मिला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जैसे हिंदी, हिंदी में जो नोटेबल विनर्स रहे वो गगन गिल रहे। गगन गिल की एक पोइट्री कलेक्शन है मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए इनको अवार्ड मिला। उसके बाद इंग्लिश के लिए एस्टराइन एस्टराइन किरे
इनको इनकी नॉवल है स्पिरिट नाइट्स, उसके लिए अवार्ड मिला। कश्मीरी भाषा में सोहन कौल को उनके नॉवल है साइकाइट्रिक वार्ड, उसके लिए अवार्ड मिला। पंजाबी में पॉल कौर है और उनकी पोइट्री बुक है सुन गुणवंता सुन बुद्धिवंता, इतिहासनामा पंजाब। इस पोइट्री बुक के लिए पॉल कौर को अवार्ड मिला। तो बेटा साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो जनरली नॉवल, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज, एसे, प्लेज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और रिसर्च के लिए ये अवार्ड आपको दिया जा सकता है। इसके बाद मैं आर अश्विन की बात कर रहा हूँ। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से तो खैर अनाउंसमेंट ले ही लिया है, बट उससे, ये तो खैर आपको पता ही होगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, आर अश्विन जो है ही हैज बिकम द लीडिंग विकेट टेकर इन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। हाँ जी, लीडिंग विकेट टेकर रह चुके हैं। 188 विकेट्स ले लिए इन्होंने 39 मैचेस में। सेकंड नंबर पर है नेथन लियोन। नेथन लियोन जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, सॉरी न्यूजीलैंड प्लेयर है शायद, तो न्यूजीलैंड के टीम से खेलते हैं नेथन लियोन, नहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेलते हैं। 187 विकेट्स लिए हैं नेथन लियोन ने 43 मैचेस में, एंड ही सेकंड इन द लिस्ट। फिर पैट कमिंस आते हैं, ऑफ कोर्स ये भी ऑस्ट्रेलियन विकेट टेकर है। 175 विकेट्स लिए हैं इन्होंने 42 मैचेस में। और नंबर 4 पर दोबारा इंडिया की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर टेस्ट फॉर्मेट में आर अश्विन है, और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। इसके बाद 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं बेटा। फिर आपको ये जो इमेज में दिख रहे हैं ना बेटा, इसको सोलर वॉलिटिक या फोटोवॉलिटिक सेल्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड फोटोवॉलिटिक सेल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी ने अनाउंस कर दिया है कि जून 2026 से, अभी नहीं, जून 2026 से इंडिया की जितनी भी सोलर कंपनीज हैं उनके लिए हम बता दें कि उनको इंडिया मेड फोटोवॉलिटिक सेल्स को ही यूज करना होगा। अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स में, अगर वो चाहते हैं कि उनके द्वारा बने हुए जो प्लांट्स है वो गवर्नमेंट प्रोक्योर करे, वो गवर्नमेंट खरीदे। अगर तो आप नहीं चाहते कि सरकार आपके सोलर पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पैसा लगाए, या सरकार आपके सोलर पावर जो इक्विपमेंट्स है वो खरीदे, फिर तो आप कहीं से भी इंपोर्ट करिए अपने ये पीवी सेल्स को। बट अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपकी जो पैनल्स है वो खरीदे, या अपनी गवर्नमेंट कंपनीज में आपके पैनल्स को इंस्टॉल करवाए, आपकी कंपनी को गवर्नमेंट टेंडर दे, तो सर एक चीज दिमाग में रख लीजिए, आपको पीवी, इंडिया मेड पीवी सेल्स ही यूज करने होंगे फ्रॉम जून 2026। इससे क्या होगा, इससे फॉरेन इंपोर्ट्स पर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज बढ़ेगी। अभी मैं सोलर पावर में इंडिया कहाँ पर है मैं वो बता दूं। 63 गीगावाट का हमारे पास इस समय सोलर मॉड्यूल है, एंड वी हैव 8 गीगावाट फॉर सोलर पीवी सेल्स। तो कैपेसिटी वाइज हम बहुत अच्छा तो नहीं है, बट हाँ हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के वर्ल्ड में, जैसे कि हमको पता है। चलते बेटा, नेक्स्ट है बेटा चाइना और नेपाल। चाइना और नेपाल के बीच में अभी अभी एक ग्लोबल डायलॉग सीरीज जो है वो स्टार्ट हुई है। तो नेपाल और चाइना की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पहवा डायलॉग सीरीज। पहवा डायलॉग सीरीज ये इन दोनों ही कंट्री की गवर्नमेंट के बीच में रीजनल प्रॉस्पेरिटी और पीस पॉलिसीज को प्रमोट करने, फॉर्मुलेट करने के लिए स्टार्ट किया हुआ एक डायलॉग सीरीज है। ऑफ कोर्स इंडिया इज नॉट हैप्पी विद दिस। तो आपको बता दूं, ये डायलॉग जो है ये फेमस पहवा लेक जो कि नेपाल के पोखरा में है उसके नाम पर रखा गया है, जहां पर ये इंडिया, सॉरी, नेपाल और चाइना के बीच में ये डायलॉग सीरीज 2 दिन तक यहाँ पर चली। तो ये डायलॉग सीरीज है जो है ये इनॉग्रेट करके गई थी नेपाल के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिंद्या देवी भंडारी के द्वारा। तो आइए कुछ इन दोनों कंट्रीज के बारे में देख लेते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, कैपिटल बीजिंग, करेंसी है रेन मिनबी। नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, प्राइम मिनिस्टर है रामचंद्र पौडेल, और कैपिटल है काठमांडू। करेंसी इज नेपाली रुपी। आई थिंक इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नेपाल के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों का नाम मैंने एक ही लिख दिया। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है इस पर, इसमें इस वक्त नेपाल के वो केपी शर्मा ओली जी है। इसकी जगह पर आप केपी शर्मा ओली लिख दीजिए, केपी शर्मा ओली। एक कोalition गवर्नमेंट चल रही है केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल के बीच। करेंसी यहाँ पर नेपाली रुपी है। इसके बाद बात करते हैं बेटा, इंडिया और फ्रांस ने पार्टनरशिप करी है, और बहुत ही जल्द इस पार्टनरशिप में आप लोग देखेंगे कि इंडिया में जो म्यूजियम्स हैं
वो फ्रांस की मदद से बनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रांस को म्यूजियम को डेवलप करने का अच्छा मतलब अनुभव है। तो फ्रांस की टेक्नोलॉजी से हम लोग सीख कर, या फ्रांस से सीख कर हम लोग इंडिया में वर्ल्ड क्लास कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो अभी आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ एमओयू साइन कर लिया है, और इंडिया में युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम बनाया जाएगा। ये युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है। 1,55,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया ये कवर करेगा अक्रॉस द आइकॉनिक नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स इन न्यू दिल्ली। तो ये युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम ये इंडिया की अनब्रोकन सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को यहाँ पर पोर्ट्रे करेगा। और इस प्रोजेक्ट के बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो मई 2023 में ही बता दिया था। इसके बाद ऋचा घोष, यहाँ पे देख लीजिए बेटा, फास्टेस्ट 50 स्कोर करने वाली ये इंडियन विमेन विकेट कीपर बैटर है ऋचा घोष। मात्र 18 बॉल्स में इन्होंने 50 स्कोर कर लिया, और इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और अब ये न्यूजीलैंड की प्लेयर सोफी और ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर फोबी इनके साथ स्टेज शेयर करती हैं। एंड इट ऑल्सो सेट्स अ न्यू बेंचमार्क फॉर द फास्टेस्ट 50 बाय एनी इंडियन विमेन्स बैटर इन T20 इंटरनेशनल। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, लियम लॉसन। ये देख लीजिए इनका नाम, लियम लॉसन। आप अगर थोड़ा बहुत F1 रेसेस को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि रेडबुल कंपनी के दो ड्राइवर्स हैं, ज्यादातर रेडबुल के दो ड्राइवर्स हैं, जिसमें से एक ड्राइवर तो हमेशा न्यूज में बने रहते हैं, नाम है इनका मैक्स वर्स्टैपेन। और दूसरे ड्राइवर पिछले साल ही ज्यादा न्यूज में थे, नाम था इनका सर्जियो पेरेज। इस साल उन्होंने कोई भी ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती नहीं है, तो ज्यादा कुछ खास उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा, जिसकी वजह से रेड बुल ने अनाउंस कर दिया है कि सर्जियो पेरेस की जगह लियम लॉसन जो है ये इनको रिप्लेस करेंगे एज अ सेकंड ड्राइवर ऑफ रेड बुल फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड चैंपियन, फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप और फॉर द अपकमिंग फॉर्मूला वन सीजन 2025। तो 2025 में जितने भी F1 रेसेस होंगी वहां पे मैक्स वर्स्टैपेन के साथ रेड बुल के दूसरे ड्राइवर यहाँ पे लियम लॉसन रहेंगे। अच्छा, सर्जियो पेरेज को क्यों हटा दिया गया? तो सर्जियो पेरेज ने कंफर्म किया है कि वो रेडबुल को छोड़ रहे हैं इमीडिएट इफेक्ट के साथ, जबकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल बचे थे। क्यों? क्योंकि मतलब इस साल 2024 में कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है इनका। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो है ये जनवरी में होगा दिल्ली एनसीआर, और दिल्ली एनसीआर में शोकेस करेगा इंडिया की ग्रोइंग प्रोमिनेंस। और आपको बता दूं, 1500 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 5 लाख से ज्यादा विजिटर्स एंटिसिपेटेड है, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटो शो भी होगा। यहाँ पर सस्टेनेबल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज को शोकेस करने के लिए बहुत सारी जाइंट ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी और अपने अपने टेक्नोलॉजी को एग्जिबिट करेंगी। नाम है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। थीम क्या रखी गई है इसकी? बियॉन्ड बाउंड्रीज, को क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑफ ऑटोमेटिव वैल्यू चेन। इसके बाद बेटा हम शैनिगन की बात कर रहे हैं, शैनिगन जोन की बात कर रहे हैं। तो शैनिगन जोन में अब दो कंट्रीज को यहाँ पर एंट्री मिल गई है। एक है बल्गेरिया और दूसरा है रोमानिया। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद बल्गेरिया रोमानिया एटलीस्ट गॉट द एंट्री इन शैनिगन जोन। तो शैनिगन जोन में आज की डेट में 29 मेंबर्स है, जिसमें से 25 तो यूरोपियन यूनियन के ही है और 4 नॉन यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। कौन कौन? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, अपना लिechtenstein। और इन चारों कंट्रीज के अलावा अब यहाँ पर दो कंट्रीज और है, रोमानिया, बल्गेरिया। तो अब यहाँ पर इसकी मेंबरशिप 29 से बढ़ के 31 होने वाली। तो शैनिगन वीजा या शैनिगन जोन है क्या? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डरलेस एरिया है, जो एक शैनिगन कंट्री से दूसरी शैनिगन कंट्री में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो कोई आपसे आपका पासपोर्ट नहीं मांगता। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री ट्रेवल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 400 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस एरिया में रहने वाले एक दूसरे की कंट्री में विदाउट स्टॉपिंग फॉर एनी चेक, विदाउट एनी बॉर्डर चेक, इवन अगर आप एयर से ट्रेवल करते हैं या सी से ट्रेवल करते हैं तो आप आराम से यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो रोमानिया, बल्गेरिया ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर है 2007 से ही, और इनको शैनिगन जोन में मार्च 2024 में पार्शली इंटीग्रेट किया गया था, पार्शली, बट अब इनको फुल्ली इंटीग्रेट कर लिया गया है 13 साल के लंबे इंतजार के बाद।
इसके बाद बेटा मोल्दोवा, ये कंट्री ने आईएसए ज्वाइन कर लिया है, इंडियन सोलर अलायंस। आपको पता होना चाहिए COP 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 की एक मीटिंग हुई थी 2015 में पेरिस में। तब इंडिया और फ्रांस का ब्रेन चाइल्ड था कि एक इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं जो पूरी दुनिया में सोलर पावर को प्रमोट करे, इम्प्लीमेंट करे, सभी कंट्रीज को बताए कि सोलर एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन से क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सकता है, इफेक्टिवली लड़ा जा सकता है। तो उसके लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई आईएसए, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में है। अब इस कंट्री का मेंबर बन चुकी है मोल्दोवा, सॉरी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन चुकी है मोल्दोवा। उन्होंने ऑफिशियली आईएसए का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करके दे दिया है। मोल्दोवा के बारे में आपको बता दूं तो मोल्दोवा की प्रेसिडेंट है मिया सांदू, प्राइम मिनिस्टर है डोरिन रेशियन, कैपिटल है शिस्नाउ, और करेंसी है लियू, मोल्दीवियन लियू। इसके बाद बात करते हैं बेटा तांजानिया। इस बार जो नवंबर 28 से दिसंबर 15 के बीच में कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव हुआ ना बेटा, उस इंटरनेशनल गीता महोत्सव की पार्टनर कंट्री जो रही, पार्टनर कंट्री वो तंजानिया रही। तो तंजानिया यहाँ पर इंटरनेशनल गीता महोत्सव की पार्टनर कंट्री रही। आपको बता दूं तंजानिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, दिस कंट्री ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, जो कि फरवरी के महीने में हर साल हरियाणा में होता है। मतलब ये अपना नियर बाय, क्या एरिया का नाम मैं दिमाग से निकल गया, फरीदाबाद के आसपास होता है ये इंटरनेशनल सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव में तंजानिया की पार्टनरशिप से ऑफ कोर्स इंडिया और तंजानिया के बीच में पार्टनरशिप काफी अच्छी होगी। प्रेसिडेंट जो है तंजानिया के, वो है सामिया सुलुहु हसन, प्राइम मिनिस्टर है कासिम मजालीवा, कैपिटल है दोदोमा, और यहाँ पे शिलिंग नाम की करेंसी चलती है बेटा। इसके बाद आगे बात कर रहा हूं मैं केजरीवाल। केजरीवाल जी ने यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन के लिए गिफ्ट अनाउंस किया है, नाम रखा है इसका संजीवनी योजना। क्यों? क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज करते हुए ये बोला था कि प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत स्कीम को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, क्योंकि आयुष्मान भारत स्कीम में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसी साल से एक चेंज कर दिया है और बोला है कि जितने भी इंडिया में सीनियर सिटीजन हैं उनको 5 लाख का कवर मिलेगा, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। भले ही आप लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हो, बट वो सीनियर सिटीजन्स को वो 5 लाख का कवर दिल्ली में नहीं मिल रहा था, अबव द एज ऑफ 60 नहीं मिल रहा था, क्योंकि दिल्ली की गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। उसके लिए कई सारे बीजेपी जो वर्कर्स हैं वो हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए प्रेशर बनाने के लिए, बट अब अरविंद केजरीवाल ने उसका भी एक रास्ता ढूंढ लिया है। इन्होंने संजीवनी योजना जो है वो लागू, मतलब वो ये लेकर आ गए हैं, अनाउंस कर दिया है इन्होंने, और बोला कि अगर हम अगले साल सरकार बनाते हैं तो संजीवनी योजना विल बी इम्प्लीमेंटेड इन इन दिल्ली। यहाँ पे जितने भी सीनियर सिटीजन है दिल्ली में, वहां पर फ्री ट्रीटमेंट, उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, दोनों ही हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और फ्री ट्रीटमेंट में कोई अपर लिमिट नहीं होने वाली है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत स्कीम में तो अपर लिमिट है ना 5 लाख की, यहाँ पर कोई अपर लिमिट नहीं होने वाली है। तो फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा आपको दोनों ही कॉलेजेस में, गवर्नमेंट और सॉरी कॉलेज नहीं हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये स्कीम इंप्लीमेंट तभी होगी अगर आम आदमी पार्टी पावर रिटेन करती है इन द अपकमिंग दिल्ली इलेक्शंस, जो कि फरवरी 2025 में होने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं बेटा सियातलिन, सियातलिन सैंद्रा, सियातलिन सैंद्रा नील। ये बन गई है 19 ईयर ओल्ड इंडियन अमेरिकन, जो कि जिनका जन्म चेन्नई में हुआ था, ये बन गई है मिस इंडिया यूएसए 2024। आई एम टॉकिंग अबाउट सियातलिन सैंद्रा नील। जी, सियातलिन सैंद्रा नील, शी हैज बिन क्राउन मिस इंडिया यूएसए 2024। आपको बता दूं सेकंड ईयर में पढ़ रही हैं मैम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में, और पिछले 14 सालों से शी इज लिविंग इन अमेरिका। तो आपको बता दूं तो कैथलीन की इच्छा है कि विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करे, लिटरेसी को प्रमोट करे, और इनका ड्रीम है टू परस्यू हर ड्रीम इन वेब डिजाइनिंग, मॉडलिंग एंड एक्टिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट सियातलिन सैंद्रा नील। इसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है नामीबिया में। नामीबिया में पहली बार एक फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर जीत गई हैं, नाम है इनका नेतुम्बो। मैं आपको प्रोनाउंसिएट करके बता रहा हूँ, नेतुम्बो नंदी देतवा। आई एम अगेन रिपीटिंग, नेतुम्बो नंदी देतवा। शी हैज बीन इलेक्टेड एज नामीबियाज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ये नामीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है बेटा जी। और 57% ऑफ द वोट्स शी स्कोर्ड इन नवंबर 2000
ट्वेंटी सॉरी इन इन नवंबर 27 2024 इलेक्शंस। तो नंदी देतवा जो है ये रिप्रेजेंट करती है नामीबिया की रूलिंग पार्टी स्वैपो को। स्वैपो की फुल फॉर्म है साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पावर में है सिंस नामीबियाज इंडिपेंडेंस इन 1990। तो इन्होंने बहुत एक मतलब एक चेंज है जो हम लोग नामीबिया की पॉलिटिक्स में देख सकते हैं। नामीबिया की प्राइम मिनिस्टर इस समय जो है वो सारा है। कैपिटल है विंड होइक। करेंसी है यहाँ पर नामीबियन डॉलर। और नामीबिया एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। इसी कंट्री से हम लोगों ने चीता इंपोर्ट करे थे, इफ यू रिमेंबर, जिनको कूनो नेशनल पार्क एमपी में रखा गया था। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक के आपको नए चेयरमैन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नाम है इनका मसातो कांडा। मसाटो कांडा ये 11th प्रेसिडेंट बन गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। बट ये अगले साल February 24 को अपनी चेयर संभालेंगे, मतलब अपनी अपनी कुर्सी संभालेंगे। इस समय एशियन डेवलपमेंट बैंक के 10th प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। इनके बारे में मैंने कई बार पढ़ाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है बेटा ये फिलीपींस में है। फिलीपींस की सिटी है मनीला, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। तो कांडा जी इस समय 59 ईयर्स ओल्ड है और ही इज करेंटली वर्किंग एज अ स्पेशल एडवाइजर टू जापान प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। इसके बाद पंकज त्रिपाठी, लेजेंड पंकज त्रिपाठी, इनको मध्य प्रदेश टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया गया है। उसके बाद बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये है जॉर्जिया के नई प्रेसिडेंट। जॉर्जिया के नई प्रेसिडेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं सर मिखाइल केवलाश केवालाशविली। मिखाइल केवालाशविली, ही हैज बीन इलेक्टेड एज जॉर्जियाज न्यू प्रेसिडेंट। तो फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं मिखाइल केवालाशविली एंड नाउ ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया। तो एक बार जॉर्जिया को देख लेते हैं। कैपिटल है तबिलिसी। करेंसी है यहाँ पर लारी, जॉर्जियन लारी। ठीक है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं। इराकली जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके बाद चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। यस, चाइनीज एस्ट्रोनॉट काई काई जुए सॉरी काई जूजे एंड सॉन्ग लिंगडोंग। काई जूजे एंड सॉन्ग लिंगडोंग, इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस वॉक का। December 20 2024 को ये अपना स्पेस सूट पहने स्पेस में वॉक करी इन्होंने। 9 घंटे 9 मिनट की मतलब स्पेस में रहे ये स्पेस वॉक के लिए। इससे पहले ये रिकॉर्ड नासा के एस्ट्रोनॉट्स जेम्स वॉस और सुजन हेल्म्स का था 2001 में, जब उन्होंने 8 घंटे 56 मिनट का स्पेस वॉक का एक रिकॉर्ड कायम किया था। यहाँ पर चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स ने नासा का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है 9 घंटे 9 मिनट के साथ। इसके बाद बात करते हैं, इंडिया ने अपना पहला इंडिजिनस, आपको बता दूं, माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक, जिसका नाम है यहाँ पर नफिथ्रोमाइसिन। नफिथ्रोमाइसिन इसको डेवलप कर लिया है। नफिथ्रोमाइसिन इंडिया का पहला इंडिजिनस माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, जिसको वॉकहार्ट के द्वारा डेवलप किया गया है विद द सपोर्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ये ड्रग मार्केट में मिकनाफ के नाम से बिकेगा, मिकनाफ के नाम से। तो दिस इज मार्केटेड एज मिकनाफ और स्पेशली टारगेट करता है ये ड्रग कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया को। तो ये ड्रग कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया के लिए बनाया गया है, जो कि ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसके बाद आपको बता दूं, ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट होने वाला है अगले साल। इंडिया अगले साल पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप होस्ट करेगा। पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया में पहली बार होगी। हिस्टोरिक माइलस्टोन है हमारी स्पोर्टिंग जर्नी में। 26 सितंबर से अक्टूबर 5 तक अगले साल ये चलेगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में ये सेरेमनी होगी। तो अब इस सेरेमनी के सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपको बता दूं, इंडिया का जो रोल है ना कि हम ओलंपिक्स को भी होस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम बहुत ही ज्यादा बेटर पोजीशन पर आ जाएंगे। तो इसकी मैंने आपको डेट्स और वेन्यू तो बता ही दिए। स्टेडियम जो है जो वो जेएलएन रहने वाला है, वही होस्ट करेगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। ये स्टेडियम March 11 से March 13 के बीच में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स भी जो है वो होस्ट करेगा। 1,000 से ज्यादा एथलीट्स 100 कंट्रीज के पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगले साल इंडिया में आएंगे। इसके बाद 22 दिसंबर को हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाते हैं और श्रीनिवासा रामानुजन के याद में नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है बेटा। इस बार का थीम था मैथमेटिक्स ब्रिज टू इनोवेशन।
और 23 ऑफ दिसंबर को हम लोग किसान दिवस सेलिब्रेट करते हैं, जो कि एक्चुअली में बर्थ एनिवर्सरी है चौधरी चरण सिंह की, जो कि इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर भी रहे। इसके बाद आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने 10 सालों के कार्यकाल में पहली बार हुआ है कि ये क्रिसमस सेलिब्रेशंस के लिए कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के द्वारा जो क्रिसमस सेलिब्रेशंस होस्ट की जा रही थी वहां पर ये गए। तो ये सीबीसीआई के प्रीमाइसेस में गए 23 ऑफ दिसंबर को फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। हिस्टोरिक पार्टिसिपेशन है, क्योंकि पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम अटेंड किया एट द कैथोलिक चर्च हेडक्वार्टर्स इन इंडिया। तो कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूं। 1944 में बनी एक बॉडी है जो रिप्रेजेंट और कोऑर्डिनेट करती है कैथोलिक चर्च एक्टिविटीज को इंडिया में। तो इंडिया में जितनी भी कैथोलिक चर्चेज हैं उनकी सभी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट और रिप्रेजेंट करने का काम सीबीसीआई के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बेटा पहली बार हमें असम में बहने वाली गंगा रिवर में गैंग मतलब असम में बहने वाली रिवर में हमको गैंगेज रिवर डॉल्फिन जो है, जिसका साइंटिफिक नेम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्लातानिस्ता गैंगेटा, प्लातानिस्ता गैंगेटा। तो फर्स्ट एवर रिवर गैंगेज रिवर डॉल्फिन वॉज टैग्ड इन असम, वॉज टैग्ड इन असम। जाहिल लोग निकाल कर उसको फोटो खिंचवा रहे हैं, विच इज मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन फॉर प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के लिए एक मेजर माइलस्टोन ये है, क्योंकि प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है ये इंडिया के नेशनल एक्वेटिक, अच्छा आपको बता दूं ये प्लतानिस्ता गैंगेटा जो है ये इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। गैंगेज रिवर डॉल्फिन हम इसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीशीज है एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी की इंडिया में। ये इनिशिएटिव जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है ये कैरी किया गया, एंड इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसके बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, ये काफी ज्यादा जीएसटी काफी ज्यादा इस बार न्यूज में रहा। वो नॉर्मल पॉपकॉर्न्स, कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न्स के लिए बहुत ही मीम्स बनी। तो 55th जीएसटी काउंसिल हुई थी अभी, जिसमें आपको इंडिया की फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन दिख रही होंगी, और कई सारी चीजों के ऊपर टैक्स रेट्स को क्या मतलब चेंज किया गया है। तो यहां पर आपको बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के ओनर हैं और आपने सेकंड हैंड अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी और को बेची, और अगर आप लाइक अगर ये ईवीज को बेचने वाली एक इंडिविजुअल नहीं है, एक बिजनेस है। इफ बिजनेसेस फॉर एग्जांपल ओला, उबर, ब्लू कैब नाम से एक कंपनी है, तो ये सब ईवी चलाती है। तो अगर बिजनेसेस ईवी बेचती हैं, लाइक यूज्ड ईवीज बेचती हैं, तो यूज्ड ईवीज के बेचने पर 18% का जीएसटी लगेगा। इसको ढंग से समझ लो बेटा। अगर कोई इंडिविजुअल, आप और हम जैसे लोग अगर कोई भी ईवी का सेल या परचेज करते हैं, तो हम लोगों को कोई जीएसटी नहीं देना। बट इफ एनी बिजनेस इन इंडिया सेल्स द ईवी, तो उनको यहाँ पर जो ईवी के मतलब सेल पर खास करके 18% जीएसटी यहाँ पर देना होगा। उसके बाद पॉपकॉर्न के ऊपर कुछ जीएसटी का यहाँ पर रेट आया है। कैरेमलाइज पॉपकॉर्न्स को यहाँ पर 18% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। प्री पैक्ड और स्पाइस्ड पॉपकॉर्न्स को 12% जीएसटी में, और अनपैक्ड एंड अनलेबल्ड पॉपकॉर्न्स को 5% जीएसटी में रखा गया। उसके बाद बैंक्स जो आप लोगों के ऊपर पेनल चार्जेस लगाते हैं, पेनल चार्जेस पर कोई जीएसटी नहीं है। और राइस कर्नल्स के ऊपर जो पहले 18% जीएसटी लगता था, वो कम करके गवर्नमेंट ने 5% कर दिया है। राइस कर्नल्स जो कि पीडीएस के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब लोगों को राशन बांटने के लिए जो यूज किए जाते हैं राइस कर्नल्स, उस पर 18% नहीं 5% जीएसटी लगेगा। सबसे ज्यादा हिट यहाँ पे ये कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न्स और नॉर्मल पॉपकॉर्न्स ही रहे। इसके बाद अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी कुवैत गए थे, और कुवैत जाने के बाद वहां पर उनको कुवैत का हाईएस्ट ऑनर दिया गया। तो कुवैत का हाईएस्ट ऑनर क्या है? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये जो इनके हाथों में आप देख रहे हैं, ये कुवैत का हाईएस्ट ऑनर है। नाम है इसका ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो ऑफ कोर्स इंडिया और कुवैत के रिलेशन इससे काफी स्ट्रांग होंगे। और ये आपको बता दूं, ये हाईएस्ट ऑनर कुवैत ने 1974 में शुरू किया था। और ये जो प्रेजेंट करने वाले आपको दिख रहे हैं, ये कुवैत के शेख मिशल शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल साबाजी है। और कुवैत के बयान पैलेस में ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। और आपको बता दूं, कुवैत जाने वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर है इन 43 ईयर्स
लाइक लास्ट पीएम कुवैत 43 ईयर्स पहले गए थे, तो ही इज द फर्स्ट पीएम आफ्टर 43 ईयर्स टू विजिट कुवैत। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने वाली चीज है यार, ये नाम है इनका, जस्टिस जस्टिस मदन लोकुर। इनको यहाँ पर चेयरपर्सन बना दिया गया है ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के नए चेयरमैन बन गए हैं जस्टिस मदन लोकुर। अब मैं आपको मदन लोकुर के बारे में बता दूं, 4 जून 2012 को सर सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। 30 दिसंबर 2018 को सर 65 के हो गए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज की पोस्ट से रिटायर हो गए। 2019 में जो सर है, ये पहले इंडियन बने जो किसी और कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में जज बने। यस, जस्टिस लोकुर बिकेम अ जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिजी एज अ पार्ट ऑफ नॉन रेजिडेंट पैनल। तो फिजी में ना नॉन रेजिडेंट पैनल्स के जजेस होते हैं, ऐसे जजेस जो फिजी के रहने वाले नहीं हैं। तो नॉन रेजिडेंट पैनल में बनने वाले ये इंडिया की तरफ से पहले जज बने जस्टिस लोकुर। और ये फर्स्ट इंडियन जज बने जो कि किसी फॉरेन कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने काम किया। और अब 2024 में जस्टिस लोकुर को चेयरमैन बना दिया गया है यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल का। तो काफी अच्छी चीज है यार। इसके बाद ये भी आप लोगों ने सुना होगा, ये काफी न्यूज़पेपर्स में भी था, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने, इनका नाम है ऑन्टरप्रेन्योर श्रीराम कृष्णन, इनका नाम है श्रीराम कृष्णन। तो श्रीराम कृष्णन जी को इलॉन मस्क के साथ साथ आपको बता दूं तो इलॉन मस्क के काफी क्लोज माने जाते हैं। श्रीराम कृष्णन इंडियन ओरिजिन के हैं और ट्रंप ने इनको अपॉइंट कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी एडवाइजर। तो ये एआई के ऊपर पॉलिसी एडवाइजर जो है उसके रूप में काम करेंगे अलोंग विद डेविड ओ सैक्स। तो डेविड ओ सैक्स के साथ मिलकर ये जो श्री राम कृष्णन है, ये इलॉन मस्क को एआई के ऊपर मतलब बहुत ज्यादा गाइड करेंगे। तो आपको बता दूं, पहली बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है इलॉन मस्क के साथ श्री राम कृष्णन। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट करंट फॉर टुडे। इंडिया ने विमेन अंडर 19 एशिया कप जीत लिया है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जूनियर एशिया कप पढ़ाया था, हॉकी वाला, इफ यू रिमेम्बर, जिसमें हम लोगों ने चाइना को डिफीट किया था। यस, दिस वन। तो वो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, दिस वाज विमेन जूनियर एशिया कप। और ये विमेन जूनियर एशिया कप जो है ये हॉकी में खेला गया है। और अब जो आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ, वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर 19 एशिया कप। और ये अंडर 19 एशिया कप जो है ये क्रिकेट में खेला गया है। तो वी डिफीटेड बांग्लादेश बाय 41 रन्स। और कोलालंपुर में चल रहा था ये एशिया कप टाइटल, अंडर 19 कप टाइटल वाज गोइंग ऑन इन कोलालंपुर, मलेशिया की कैपिटल है कोलालंपुर। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन दुनिया को दिखाई। और 24 दिसंबर को बेटा हम इंडिया में नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 जो है वो पास किया गया था। इसी के साथ ये जो करंट सीरीज है ये हो जाती है खत्म। आई होप आपको मजा आया होगा। एंड इफ यू हैव गॉन थ्रू आउट द लाइक लास्ट स्लाइड ऑफ द वीडियो, तो आई थैंक यू all my listeners from the bottom of my heart. Keep giving your love, and we are actually working a lot for your preparation towards current affairs. इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए एडू प्रेपरेटर को भी फॉलो कीजिए इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट। कोई चार्ज नहीं लगता। एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको समय से पहले मिल जाए। और अगर कोई स्टूडेंट आप रेफर करना चाहते हैं करंट अफेयर सीरीज का, तो वी आर रनिंग इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे प्रोग्राम्स फाउंडेशन बैचेस के लिए भी, क्योंकि आपको पता है दिसंबर ऑलमोस्ट इज अबाउट टू एंड, जनवरी आने वाला, आपके बोर्ड्स आपके सर पर है। तो हम लोग क्रैश कोर्स भी लेकर आए हैं इफ यू आर लाइक फीलिंग हार्ड टू डील विद योर मतलब बोर्ड एग्जाम्स। क्योंकि इसके बाद जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स खत्म होंगी सीयूईटी का प्रेशर आपके ऊपर होगा। तो सीयूईटी के लिए भी हम लोग क्रैश कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स को केवल आपने पास करना है। डोंट ट्राई टू टॉप इन बोर्ड एग्जाम्स, कोई फायदा नहीं है आपको। ये मैं बिल्कुल हार्शली बोल रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम्स में 98% भी ले आओगे ना बेटा, तो भी सीयूईटी का स्कोर मांगेंगे। और 45% लाओगे तो भी सीयूईटी का स्कोर मांगेंगे। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट एवरेज स्कोर्स इन बोर्ड्स एंड डू योर बेस्ट इन सीयूईटी, क्योंकि सीयूईटी के मार्क्स पर ही कॉलेजेस मिलने वाले हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। विल सी यू इन द फोर्थ वीडियो ऑफ दिसंबर मंथ नेक्स्ट मंथ। थैंक यू। दिसंबर मंथ की फोर्थ वीक की करंट को मैं
नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।